नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक दो दिनों से महाराष्ट्र में एक स्कैम बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है। ये महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उसके बेटे ने एक ऐसा स्कैम किया है ज़मीन खरीद फरोश के संदर्भ में कि जो एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। उस पार्थ पवार ने जो ज़मीन है इलीगल तरीके से उससे ख़रीदने की कोशिश की, जो महार वतन की ज़मीन है। अब कानून के हिसाब से उस महार वतन की ज़मीन कोई ख़रीद नहीं सकता, ना उसे कोई बेच सकता है। वो सारी सरकार के कब्ज़े में होती है। लेकिन क्योंकि ये लोग सरकार में बैठे हैं, इन्हें लगता है कि हम सरकार चला रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और वही बात उनके गले का हड्डी बन गई है। खैर, ये पवार परिवार के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ कहना मतलब कीचड़ पर पत्थर फेंकने जैसा है, क्योंकि इनका काम धंधा ये है। जब से ये लोग इस महाराष्ट्र के राजनीति में आए, शरद पवार हो या उसका भतीजा हो या उसका पोता हो या जो भी हो, इन्होंने महाराष्ट्र को लूटने का ही काम किया। और ऐसे एक लूट के आर्टिकल मैंने लिखा था 2011 में, इस शरद पवार के अनाज को लेकर शराब कैसे बनाई जाती है और कैसे बेचे, उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था। तो इन लोगों का काम ये है। अभी किसी भी घोटाले में फंसते क्यों नहीं? क्योंकि ये बड़े शातिर दिमाग के लोग हैं। ये हमेशा सत्ताधारियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, या सत्ता के साथ ही अपना नाता जोड़ लेते हैं। जिसकी सत्ता उसके साथ ही चले जाते हैं, और जो भी घोटाले गड़बड़ करते हैं उनका समर्थन सत्ता को देते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। तो इनको आज तक इनको कोई, वरना इनको तो महाराष्ट्र से भगाने ही लायक है, ऐसा इन्होंने महाराष्ट्र के साथ खेल किया है। खैर, उस पवार परिवार के बारे में कुछ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो विषय है महार वतन, उस महार वतन को लेकर मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। क्या है महार वतन? खासकर आजकल की पीढ़ी है, जो हमारी महार पीढ़ी है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि हमारा जो इतिहास है महारों का, वो इतिहास क्या था, और हमारी जो इमेज खराब हुई है महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के राज के बाद, वो किसने की और कैसे हुई। बचपन में हमें बताया जाता था, या मैंने सुना है, कि ये जातिवाद, ये कर्मों की सज़ा है, और हज़ारों वर्षों से जातिवाद देश में चला है, जबकि वो सरासर झूठ है। मैं झुठलाता हूँ इस बात को। हज़ारों वर्षों का ये है ही नहीं इतिहास। ये सिर्फ ब्रिटिशों के ज़माने में शुरू हुआ है, और ब्रिटिशों ने ये आग लगाई हुई है, जातिवाद की आग। ब्रिटिशों से पहले ना तो इस देश में कोई जातिवाद था, ना कोई छुआछूत की बात कोई करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास हमारे सामने है। उसमें ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि वहाँ कोई जातिवाद या महारों को कोई अछूत माने जाते थे, या मराठा कोई बहुत बड़े होते, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये तो हमारे सामने जीता था छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है। ये तो ब्रिटिशों ने लगाए हुए आग है। तो क्या है ये महार वतन, और इस महार वतन का इतिहास क्या है? सबसे पहले इस महार वतन के बारे में, जो ब्रिटिशों का कानून था, उसके बारे में बताओ कि उस कानून को बाबा साहब ने 20 साल तक संघर्ष करके उस कानून को ख़त्म कर दिया, खालसा कर दिया, एबॉलिश कर दिया। क्योंकि वो कानून महारों के जो सामाजिक स्तर है उसको बद से बदतर बना रहा था। वो कैसे बना रहा था वो आपको बाद में बताता हूँ। तो उस कानून को ख़त्म करने के बाद ये सारे जो महारों की ज़मीन है वो सारी सरकार के कब्ज़े में आ गई। अब अगर कोई व्यक्ति उसे खरीद तो नहीं सकता, दूसरा कोई व्यक्ति उसे खरीद तो नहीं सकता है, ना बेच सकता है, ना सरकार उसे बेच सकती है किसी दूसरे व्यक्ति को। सिर्फ महार समाज का व्यक्ति उसे खरीद सकता है। लेकिन वो काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल ज़मीन के व्यवहार दाम आसमान छू गए। तो जो ज़मीनें उस वक्त महारों को इनाम में मिलती है, जो भी मिली थी, आज वो करोड़ों की कीमत में है। खुद हमने हमारे गांव की ज़मीन के बारे में जब पता लगाया, तो हमारे गांव की ज़मीन जो कोयना धरण, वहाँ एक डैम बन गया। तो बाकी जो लोग दूसरे समाज के थे उन्हें तो विस्थापित किया गया, कहीं ना कहीं उन्हें ज़मीन दी, यहाँ वहाँ दे दिया। लेकिन महारों की ज़मीन के साथ वो कुछ कर नहीं पाए। तो जब हमने पता लगाया तो ये ज़मीन आज भी वैसी है, और वो ज़मीन के बदले में हमें नवी मुंबई में कई ज़मीन मिल सकती है।
अगर 1 एकड़ भी ज़मीन मिल गई नई मुंबई में, खारघर में खासकर, तो रातों रात 100 करोड़ के मालिक या उससे ज़्यादा बन सकते हैं हम लोग। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब करते हैं, सरकारी बाबू या कलेक्टर, वो ऐसे आसानी से वो ज़मीन किसी के नाम पे नहीं करें, हज़ारों अड़चनें पैदा करेंगे। और उसका खर्चा करके भी 10-20 करोड़ खर्चा करके भी अगर हासिल कर लिया, तो भी किसी और को खड़ा करके उसको स्टे ला सकते हैं, यानी बहुत मुसीबत में आ सकते हैं। कोई भी अगर इसको महार जाति का व्यक्ति भी अगर से खरीदना चाहे तो वो मुसीबत में आ सकता है। पैसे खर्चा करके भी वो इतनी आसानी से उसके हाथ में नहीं आएगी। तो ये बात है। तो ये महार वतन है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महारों का इतिहास क्या है। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र क्यों नाम पड़ा है? हमारे देश में कई राज्य है, किसी के भी नाम के आगे राष्ट्र नहीं लगा है, प्रदेश लगा है, जो कुछ भी लगा है, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राष्ट्र किसी के साथ नहीं लगा। राष्ट्र सिर्फ एक ही राज्य के साथ लगा है, वो है महाराष्ट्र। और हम लोग उसे महाराष्ट्र कहते हैं, यानी महारों का राष्ट्र। आप लोग इसे तुकबंदी समझ सकते हैं, और कोई ये कह सकता है कि वो महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है। तो महा यानी बड़ा, तो महाराष्ट्र को हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है ही नहीं, उससे बड़े बड़े सारे राज्य हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र से बड़े हैं। और ब्रिटिशों के ज़माने में तो पंजाब और भी बहुत से राज्य महाराष्ट्र से बड़े थे। तो महाराष्ट्र तो नहीं, वो महाराष्ट्र है, महारों का राष्ट्र है। और यही साबित करने के लिए मैं आगे जाके कुछ आपको बातें बताऊंगा। जैसे मुग़ल आने से पहले, जिसका मेरे पास सबूत कोई नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन महारों के पास ही हुआ करती थी। जब मुग़ल आए तो उन्होंने यहाँ पर धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, और जिन लोगों ने मुसलमान धर्म स्वीकार किया, ये सारी महारों की ज़मीन छीन कर उन्हें दे दी। और कुछ जिन्होंने इस्लाम कबूल भी नहीं किया, लेकिन हिंदू रहकर भी वो ब्रिटिशों के मुगलों के साथ जुड़े, उनको भी बहुत सारी ज़मीन दे दी। तो महारों की अवस्था वहीं से बुरी होनी शुरू हो गई। मुगलों के ज़माने से उनकी बहुत सारी ज़मीन वहीं छीन ली गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में महाराष्ट्र में बहुत लोगों का फिर भी ज़मीनें थी, लेकिन जैसे ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जो मराठा साम्राज्य को पेशवाओं के हाथ में दे दिया, और पेशवाओं को ये कहा कि आप राज करो, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगान दो। और लगान कैसे दो उसका भी तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा इस छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में सबसे ज़्यादा बड़े ज़मींदार महार समाज के लोग हैं, तुम ऐसा करो, महारों की ज़मीन सब हड़प लो, हमारा सपोर्ट है तुम्हें, और वो ज़मीन के जो कुछ पैसा मिलता वो हमें दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा लगान दे दो। अब पेशवा तो कठपुतली थे ही ब्रिटिशों की, उन्होंने वही किया, सारी महारों की ज़मीन हड़प कर ली और महारों को कहीं का नहीं रखा, भिखारी बना दिया। ब्रिटिशों को इसमें दूसरी एक चाल थी, वो चाहते थे कि महार इस तरह भिखारी बन जाए या पैसे के लिए मोहताज हो जाए, तो वो अपने आप हमारे पास आएंगे, क्योंकि उस ब्रिटिशों को एक आर्मी बनानी थी। महाराष्ट्र में अंगत पूरे देश में उनका राज हो गया था, और अब उन्हें एक आर्मी की ज़रूरत थी। और उन्होंने अभ्यास किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज में सेना में कौन सबसे लड़ाकू लोग थे, तो उन्हें ये पता चला कि महार कौम ये बहुत लड़ाकू थी। इस बात को कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, लेकिन आप ये महार रेजिमेंट के जो वेबसाइट है उस पर भी ये बात लिखी है, महार रेजिमेंट का जो ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है उस पर भी ये बात लिखी है कि शिवाजी महाराज के समय जो महार कौम थे, जो लड़ाऊ कौम थे, उन्हें ब्रिटिशों ने लेकर महार रेजिमेंट बनाई। अब अगर महार लोग दलित थे, शोषित थे, भूखे नंगे थे, तो क्या कोई भूखे नंगे लोगों को लेकर फौज बनाता है? ये मेरा सवाल है। ब्रिटिशों को क्या महार ही मिले थे फौज बन, सबसे पहले फौज ही उन्होंने बनाई महार रेजिमेंट, और वो एकमात्र रेजिमेंट जो किसी कौम के नाम पर है। हाँ, अगर उन्होंने महारों को फौज में भर्ती किया होता झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए, बर्तन साफ कर, तो बात दूसरी थी, लेकिन वो फौज ही उन्होंने महारों के नाम पे बने, महार रेजिमेंट, और जिम्मेदारी उन पर सौंपी। और उसी महार रेजिमेंट के मदद से जब पेशवाओं ने उनसे बगावत की तो पेशवाओं को उन्होंने झुकाया उसी महार रेजिमेंट की मदद से। लेकिन जब उनका काम हो गया तो उन्होंने महार रेजिमेंट बंद कर दी। फिर महार लोगों के फिर बुरे दिन शुरू हो गए फौज से नौकरी से निकालने के बाद। अब जब ब्रिटिशों का राज आया पूरे देश में, तो उन्हें देश तो चलाना था, यहीं के लोगों से चलने का, जैसे महाराष्ट्र के लोगों से उन्हें महाराष्ट्र चलाना था। और पुराने ज़माने में हमारा देश गांव में बसता था, पूरी व्यवस्था गांव से चलती थी, बहुत कम शहर विकसित थे।
अब गांव की एक व्यवस्था थी बहुत पहले से, हर किसी का एक एक काम हुआ करता था, स्पेसिफिक काम हुआ करता था। तो ब्रिटिशों ने जो ज़मीन छीनी थी महारों की, उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने कुछ ज़मीन महारों को फिर दे दी महार वतन के नाम पे, और उसका कानून बना दिया उन्होंने महार वतन। और बदले में महारों को उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारी सौंप दी। हमने आपको ये ज़मीन दी है, अब आपको ये काम करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ और भी ओहदे निर्माण किए गांव को चलाने के लिए। जैसे कुलकर्णी एक ओहदा होता था जो ब्राह्मण समाज से संबंधित है, वो ब्राह्मण व्यक्ति होता था जो कुलकर्णी का, कुलकर्णी आज एक सरनेम हो गया, लेकिन उस वक्त एक ओहदा था, एक पोस्ट थी। वो उस पोस्ट का काम था कि सारा लेखा जोखा रखने का और वो सरकार को जाकर सबमिट करने का। एक पाटिल पोस्ट, जो ज़्यादातर मराठा समाज के लोग होते थे, वो पाटिल का काम था कि पूरे गांव को देखभाल करना। फिर देशमुख होता था, देशमुख 4-5 यानी पंचक्रोशी के लोगों को संभालता था, 4-5 गांव की व्यवस्था देखता था। और एक महार पोस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट थी महार पोस्ट, उस महार पोस्ट का काम था अपने गांव की जिम्मेदारी तो देखने, गांव के सारा लेखा जोखा तो देखने का, संभालने का। और कुलकर्णी के साथ जब कुलकर्णी वहाँ जाता था सरकार दरबार में ये सारे बताने, तो वो महार को उसके साथ जाना पड़ता था, सारा ओरिएंटेशन वो देता था, कुलकर्णी को वो बात सारी वो बताता था। तो ये बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये छुआछात होती थी उस ज़माने में, अगर महार अछूत थे, तो कुलकर्णी जो ब्राह्मण समाज से संबंध था, वो महार के साथ मिलकर काम कैसे करता था? जैसे कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों मिलकर सरकार सोसाइटी चलाते, अगर वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते या दूसरे से उनकी नहीं बनती, तो सोसाइटी कैसे चलाएंगे वो? तो उस ज़माने में कुलकर्णी और महार इन दोनों का बहुत ही आपस में रपा हुआ, दोनों मिलकर काम करते थे, सरकार को जाकर ये सारा रिपोर्ट गाँव का देते थे। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिशों के ज़माने में महारों का इतना रुतबा होता था, या उससे पहले मुगलों के ज़माने में, कि महार जो विटनेस देता था, महार जिसकी साक्ष्य विटनेस देता था, वो अंतिम शब्द माना जाता। महार का विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता था किसी भी केस में। महार ने बता दिया चोर है तो वो चोर है, ये बात सरकार मान लेती थी। तो ऐसे इम्पोर्टेंट समाज को क्या वो अछूत हो सकता था? फिर क्या हुआ, फिर ये कैसे अछूत बन गए? तो ब्रिटिशों ने ये महार वतन शुरू करके महारों को इतना ज़मीन तो दी, लेकिन ज़मीन पे काम करने के लिए उन पास समय नहीं होता था, उनको बहुत सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। अच्छा, वो किसी और को दिहाड़ी पे रखकर ज़मीन में खेती करे तो उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते थे। ब्रिटिशों ने कहा सिर्फ हमने आपको ज़मीन दी है और कोई पैसा नहीं मिलेगा, इस ज़मीन पर आपको जो करना है, आपको मालिक बना दिया, ज़मीन का ज़मींदार बना दिया, अब आपको इस ज़मीन से, लेकिन ये सारे काम आपको करने। एक तरह से उन्हें हर तरह से ट्रैप कर दिया, ना तो वो खेती कर पाते थे, ना उस खेती को उस समय बेचने का तो कोई प्रावधान था ही नहीं, ज़मीन की कोई कीमत थी ही नहीं। तो ऐसा करके ब्रिटिशों ने महारों को हर तरह से उन्होंने कुचल दिया, ना उन्हें पैसा कमाने का मौका दिया और ना ही उन्हें ज़मीन बेचने का मौका मिलता था। ज़मीनों की कीमत ही तो बेच के क्या करेंगे। जहाँ तक दूसरे समाज की बात है, उन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, उनके भी फाके पड़ गए थे, उन्होंने गाँव व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशों ने। लेकिन उन लोगों को ये तो फ्रीडम था कि वो कहीं जाके और कुछ काम करे, ब्रिटिश सरकार में जाके और कुछ काम करे, लेकिन महारों को ये भी काम नहीं था। महारों को पूरी जिम्मेदारी गाँव की थी, गाँव को पूरा संभालने की जिम्मेदारी और सरकार को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी महारों के पास थी। तो देखते देखते कुछ सालों में महार पूरी तरह इतने बर्बाद हो गए कि उनकी भीख मांगने की नौबत आ गई और ये दूसरे लोगों से भीख मांगने लग गए रोटी के लिए। और शुरू में कोई दया दे के भीख दे देता था, लेकिन बाद में रोज ही जब कोई भीख मांग रहा तो उसे भिखारी कह के लोग धुतकारने लगे। और इस तरह महारों का ये पतन हो गया ब्रिटिशों की वजह से, और तब से उन्हें अछूत और जो कुछ ये कहलाना पड़ा वो हो गया। तो मैं आज की पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि हज़ारों वर्षों से ये किया कोई कर्मों का फल है, ऐसा कुछ नहीं है। हरामखोर ब्रिटिशों ने ये सब आग लगाई है, ब्रिटिशों की वजह से इस देश में, कम से कम महाराष्ट्र में जातिवाद फैल गया। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसी गलत नीतियाँ लगाई कि कोई एक समाज को उन्होंने बुरी तरह से उध्वस्त कर दिया। ब्रिटिश जाने के बाद तो ब्रिटिश जब थे तो ज़्यादातर जो मुग़लों ने मुसलमानों को ज़मीन दी थी वो उनके पास थी। ब्रिटिशों ने कुछ ज़मीन ब्राह्मणों को दी थी, ज़्यादातर पेशवाओं को, खासकर पेशवाओं को। मैं ब्राह्मण ने कैसा पेशवाओं को ज़मीन दी थी, तो पेशवाओं को ज़मीन दी। बाद में ब्रिटिशों का राज ख़त्म हुआ तो कांग्रेस का राज देश में आया। कांग्रेस ने भी वही किया, कांग्रेस ने भी ज़्यादातर ब्राह्मणों को ही अपने साथ ही रखा था। पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें सारे 90% ब्राह्मण ही थे।
और महाराष्ट्र का जो कांग्रेस का जो मुखिया थे टिळक अगरकर ये सारे ब्राह्मण ही थे, तो ब्राह्मणों के हाथ में पूरी व्यवस्था थी महाराष्ट्र की। लेकिन जैसे संविधान लागू हुआ और संविधान में हर जाति को महत्व प्राप्त हुआ, तो सबसे ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ मराठा जाति को, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मराठाओं की तो लॉटरी लग गई जैसे संविधान प्राप्त हुआ, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। ये संविधान की वजह से आज वो पॉलिटिक्स में इतना आगे आए, वरना उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनकी एक तरह से लॉटरी लग गई थी। और उसमें एक और बड़ा कांड हो गया 1948 में। नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। अब नथुराम गोडसे ने हत्या की, आरएसएस का था वो, लेकिन इन्होंने सारा गुस्सा ब्राह्मणों पर निकाला महाराष्ट्र के। ऐसे कई ब्राह्मण जिनका कोई लेना देना भी आरएसएस से नहीं था, न नथुराम गोडसे से था, लेकिन उन्होंने सारा, और ब्राह्मणों की सारी ज़मीन जायदाद ये जो थे मराठा या दूसरे, इन लोगों ने हड़प ली। तो ब्राह्मण भूमिहीन हो गए फिर। लेकिन उनके पास और शिक्षा थी, ये थी, उन्होंने जैसे तैसे सरकारी नौकरी करके पढ़ लिख कर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन ये मराठा समाज को बाद में इस संविधान की वजह से इनको इतना फ़ायदा मिला कि ये सत्ता इनके हाथ में आ गई मेजॉरिटी होने की वजह से। और इसी सत्ता का फ़ायदा कर आज के शरद पवार जैसे, जिनके वैसे तो कोई औकात नहीं है, अगर ये संविधान लागू नहीं होता था, ये शरद पवार कहीं किसी गांव में, भारत में गांव में मंदिर के बाहर भीख मांगते नजर आते थे। लेकिन इस संविधान की वजह से आज इनके हाथ में सत्ता आ गया, और सत्ता का इन्होंने इस तरह गैर फ़ायदा लिया कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ऐसे ज़मीन को ये लोग हाथ व्यवहार कर रहे हैं कि जो इनके गली की हड्डी बनने वाली है। लेकिन पता नहीं अब इन पर क्या होगा, क्योंकि इनका तो काम ही है सत्ता के साथ संभाल के रहना। बच भी जाएंगे या मर भी जाएंगे।